अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाज़रीन बखैर व आफियत होंगे। तो साथियों, फिर से मैं आपके बीच नई और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। तो साथियों, बने रहेंगे आप आज के इस इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वाकई आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए बिना किसी इंतजार के हम चलते हैं अपने बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू बिहार बोर्ड के दरक्षा हिस्सा 2 के चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ये चैप्टर नंबर 3 ये एक अफसाना है और ये अफसाना एक साइकोलॉजिकल अफसाना है। ये साइकोलॉजिकल अफसाना है जो इंसान के मस्तिष्क से ताल्लुक रखता है। मानसिक रूप से आदमी किसी प्रेशर की वजह से जो दबाव में जाता है, इस तरीके की ये एक अफसाना है जो वाकई सुनेंगे आपका दिल दहल जाएगा। वाकई ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, तो इस इंटरेस्टिंग अफसाना को सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको वो पॉइंट क्लियर करा दूं जिसको बिहार बोर्ड बगैर टच किए हुए रहता ही नहीं। तो पहले हम उस कंटेंट को देख ले, उस पॉइंट को देख ले जो बिहार बोर्ड हमसे पूछता है। देखें, इस फराज चैप्टर के जो राइटर है वो है सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन इस फराज चैप्टर के राइटर और मुसन्निफ है। राइटर ही को मुसन्निफ बोलते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश की अगर हम बात करें तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई थी। 10 जुलाई 1910 को हुई थी। बात करें हम मोहसिन साहब के वालिद की तो इनके वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। ये याद रखें आप, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करके रखेंगे आप, इसलिए कि बिहार बोर्ड नजर रखता है इस पे, आप भी नजर रखेंगे। मोहसिन साहब के वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। आगे देख ले, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने जो मैट्रिक किया था, वो जो किया था मैट्रिक, वो 1926 में मैट्रिक किया था और जिस स्कूल से किया था उस स्कूल का नाम था राम मोहन राय समेजिक, पटना में है। 1926 में सैयद मोहम्मद मोहसिन ने राम मोहन राय समेजी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इंटर इन्होंने पटना कॉलेज से 1928 में पास किया। बीए ऑनर्स इन्होंने 1931 में पास किया। एमए इन्होंने 1934 ईस्वी में फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। आगे देखें, 1938 ईस्वी 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में ये एक आर्जी तौर पे क्या हुए, एक आर्जी तौर पे लेक्चरर हुए। 1938 से लेकर के 1948 तक, ये 48 से पहले तक यानी कि 9.5 साल आर्जी तौर पे लेक्चरर रहे। 1948 ईस्वी में ये मुस्तकिल लेक्चरर हो गए, कहां, पटना कॉलेज में। और 1953 में ये शोबे नफ्सियात के क्या हो गए, सदर हो गए। शोबे नफ्सियात के 1953 में उसी पटना कॉलेज में ये शोबे नफ्सियात के सदर यानी के अध्यक्ष हुए। और आगे देख ले, 1974 में अपनी मुलाजमत से ये सुबुकदोश हो गए, रिटायर कर गए 1974 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन के द्वारा लिखी गई किताबों का नाम की अगर हम बात करें तो इनकी लिखी हुई किताबों में जो सबसे अहम किताब है उसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट, जिसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है। इनके अफसानवी मजमुआ में सबसे फेमस और सबसे अच्छी जो साइकोलॉजिकल स्टोरी पे आधारित है उसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। इस किताब ने सैयद मोहम्मद मोहसिन की जिंदगी में 4 चांद लगा दिया। और भी किताबें हैं, नफ्सियाती जाविये और एक शेर व शायरी का मजमुआ है जिसका नाम है जख्म के फूल। जख्म के फूल
सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी, टोटल 7 औलादें। हज इन्होंने 1953 में किया, 74 में रिटायर किए थे। रिटायर करने से 1 साल पहले यानी 1973 में अपनी अहलिया यानी अपनी बीवी के साथ हज का फरीजा भी इन्होंने अंजाम दिया था। और इस अबकरी शख्सियत का इंतकाल 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान ही हो गया। साथियों, तो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन के ताल्लुक से आपके इस बिहार बोर्ड की किताब दरक्षा में ये वो सारी जानकारी मौजूद है जिसे हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है। इतनी सारी जानकारी को काट छांट करके आपके बीच मैंने रख दिया है। तो साथियों, अब हमें देखना है कि ये तो वो पॉइंट है अबाउट द अथर, जो मुसन्निफ के बारे में जानकारी है, बिहार बोर्ड इसे पूछता है, इसको हमें कवर करके रखना है। अब हम आते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन ने जो अफसाना लिखा फरार नाम से, जिसका टाइटल फरार है, हम इसको देखते हैं। इस फरार लफ्ज को सुनने के बाद ये महसूस होता है कि फरार का मतलब भाग जाना, 9-11 हो जाना, छीन छोड़ करके भाग जाना, ये सारी बातें, यही थिंकिंग तो आ रही है। तो इस चैप्टर का नाम फरार है, तो क्या इस नाम का और इस कहानी का कोई तालमेल है या नहीं है, ये पता लगाना। तो हाँ, फरार का इस चैप्टर से और इस कहानी से बहुत गहरा लगाव है, बहुत गहरा लगाव है। आइए देखते हैं। इस फरार अफसाना के 4 किरदार है, जिसमें सबसे मेन एक्टर और मेन किरदार, जिसको मरकजी किरदार उर्दू में बोलते हैं, वो है महमूद। महमूद का एक दोस्त है यानी कॉलेज फ्रेंड, जिसका नाम है अजीम, और एक गर्लफ्रेंड है खालिदा, ये भी कॉलेज की है। महमूद के नीचे आप एक लड़की का नाम देख रहे हैं, जुबैदा। एक लड़की है जुबैदा, जो महमूद की क्या है, मंगेतर है। अब सुनिए, इन तीनों लोगों के बीच इनकी कहानी घूमेगी या फिर इन तीनों लोगों से हट करके महमूद की कहानी घूमेगी? हाँ, घूमेगी अलग। इसकी जिंदगी में जो सबसे अहम और भूचाल मचाने का और जिंदगी को तबाह करने का, जिंदगी में एक इनकलाबी लहर पैदा करने वाली कोई है, तो वो कोई और नहीं, महमूद की खुद मां है, जिसने महमूद की जिंदगी में एक ऐसा तूफान ला दिया, न ठहरने वाला तूफान ला दिया, एक ऐसा दलदल पैदा कर दिया महमूद के दिलों में कि जिस दलदल से महमूद कभी निकल न सका। आइए देख लेते हैं। महमूद 10 साल की उम्र में यतीम हो गया, माँ बाप चल बसे। मामू के घर पे पला बढ़ा, पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। जब अपने इलाके की तालीम मुकम्मल किया, कॉलेज में की दुनिया में गया। अब कॉलेज की दुनिया में पहुंचता है तो कॉलेज की दुनिया रंगीन होती है, लड़के और लड़कियों की तालीम यकजा होती है, वहां रोमानी दुनिया होती है। वहां जाता है, चारों तरफ रंग बिरंगे सारी चीजों को देखता है, लेकिन ये उस कॉलेज में अपनी एक ऐसी मिसाली जिंदगी गुजारता है, एक ऐसी जिंदगी गुजारता है, एक अच्छे स्टूडेंट की जो जिंदगी होती है, एक ऐसी लाइफ जो अच्छे सच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चों की आदत और फितरत होती है, ऐसी जिंदगी गुजारता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी कॉलेज में महमूद के पीछे नहा धोकर पीछे पड़ने वाला ये अजीम, और इसी महमूद के पीछे पूरी तरह से अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश करने वाली ये खालिदा। इसकी मेहनत
इन दोनों ने मिल करके भी महमूद के दिल में प्यार जगा नहीं पाया, लेकिन दोनों ने इनके दिल में प्यार और मोहब्बत को डालने की पूरी कसम खा ली थी और पूरी जोर लगा दी थी, लेकिन महमूद के दिल में प्यार पैदा नहीं कर पाए। साथियों, उस कॉलेज में एक शॉर्ट स्टोरी भी पेश आई थी कि अजीम ने कहा था कि तेरे अंदर दिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं तू मिट्टी की मूरत है, ये है वो है। जज्बात में आ गया महमूद का, क्या बात करते हो, मेरे अंदर भी दिल है और ये भी किसी के लिए धड़कता है। तो कहा ऐसा कर, अगर किसी के लिए धड़कता है तो चल देख लेते हैं, चल रेस्टोरेंट कल देख लेते हैं। तो कहा ठीक है, कल मैं जरूर आऊंगा, ले आना अपने तमाम खूबसूरत लड़कियों को सजा वजा करके, देख लेता हूं कि वो मेरे दिल पे दस्तक दे पाती है या नहीं। चले, वादो वहीद हो गए। घर आया ये, घर पर हॉस्टल में अपना सोचता रहा, हॉस्टल में ये सोचता रहा कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी मंजिल कोई और है, मेरा रास्ता अलग है, मैं किस रास्ते पे जाने की बात कर आया हूं। रात भर सोचता रहा, लेकिन अपनी जबान से जो बात निकल गई थी वो उसको तोड़ना भी नहीं चाह रहा था। कल सुबह वो तैयार होता है, कल आने वाले कल वो तैयार होता है, हॉस्टल से निकल भी जाता, रास्ते में जाता, कदम रुक जाता, कदम रुकता है, वो परेशान हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है कि मैं ये क्या करने जा रहा हूं, मेरा रास्ता तो वो नहीं है जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं, मेरा रास्ता अलग है। कदम रुक गए, कदम आगे बढ़ने का नाम नहीं लेगा। बिल आखिर ये सोचते हुए अपने कदम को पीछे लेता, दोबारा हॉस्टल में आ जाता और दिल में सोच लेता है कि अपने दोस्त को कुछ बहाना बना करके टाल दूंगा। कल होती है, दोस्त ने ताना देना शुरू किया, बुखार का बहाना किया, लेकिन जिसकी आदत उस कुत्ते की दुम की तरह हो तो वो आदत सुधरने वाली नहीं। जिस तरह कुत्ते की दुम नहीं सीधी हो सकती, वैसे उसकी आदत नहीं सुधर सकती। ये सब दिन का मामला था। महमूद सारे कटाक्ष को सुना और सारे ताने को सुना, लेकिन अनसुना करके अपने काम में लग गया। कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर लेने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग गया और कंपटीशन फाइट करके डिप्टी कलेक्टर की जॉब ले ली। डिप्टी कलेक्टर की जॉब हासिल करने के बाद अपनी जमीन, अपना घर, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, सारे ऐशो आराम की चीजें इकट्ठा कर ली चंद सालों में। एक शाम वो रात को अपने घर आता है और अपने बालकनी में चेयर पे बैठ करके सोचता है, तो उसे वो घर वीराना लगता है। उसे महसूस होता है कि इस महल को महल बनाने के लिए एक मलका चाहिए, एक रानी चाहिए। वो देखता है, अपनी घड़ी की टिकटिकी की आवाज सुनता और पेंडोलम को घूमते हुए देखता है, और ऐसा उसे महसूस होता है कि उसके दिलो दिमाग पे कोई हथौड़े मार रहा हो, और वो सोचने लगता है कि मेरी जो जिंदगी अभी गुजर रही है उस धोबी के घाट के गधे की तरह है, जो न घर का है न घाट का है। जिस तरह ये पेंडुलम यहां से वहां, वहां से यहां, दिनों रात 24 घंटा उसका काम यहां से वहां करना, कहीं ऐसी मेरी जिंदगी तो नहीं। दिल आखिर दिल में फैसला करता है कि मैं अपनी जिंदगी को भी रंगीन बनाना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी में भी खुशियां लाना चाहता हूं। फैसला करता है कि अब मैं भी शादी की बंधन में बंधना चाहता हूं। गौर से उन सारे रिश्तों को वो टटोलने की कोशिश करता है जो पिछले कई सालों से उसके पास आ रहे थे। फिर दिल ही दिल में एक एक रिश्ते को नजर में लाता, अलग कर देता, छांट देता। लंबा समय होने के बाद वो कट गया होगा, उसकी शादी हो गई होगी। एक जगह वो आकर के ठहर जाता है और वो जगह होती है जुबैदा। दिल में बात आती है, जुबैदा की शादी हुई नहीं, पता करते। जुबैदा के पापा को फोन करता है, पता करने की कोशिश करता है, तो पता लगता है कि उसकी शादी अभी नहीं हुई। कब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बात हुई, शादी हो गए। ससुर ने कंडीशन लगा दिया कि रुखसती तो तभी होगी जब जुबैदा मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक का इम्तिहान पास नहीं कर लेती, तब तक के लिए जुबैदा की रुखसती नहीं होगी। मंजूर शर्त कर ली गई, कंडीशन मान लिया गया।
जुबैदा की जिंदगी में मैट्रिक का एग्जाम एक अच्छा पैगाम लेकर आया, अच्छे नंबर से वो पास हुई, रुखसती होने के बाद वो अपने घर आई। कहाँ? अपने महमूद के घर आई। महमूद के घर आती है, महमूद को उस घर में जाने की इजाजत दी जाती है। जब महमूद उस कमरे में जाता है, महमूद को ले जाया जाता है, तो महमूद अपनी नजरों से देखता है कि उस रूम के अंदर बहुत सारी औरतें मौजूद हैं। बहुत सारी औरतों को एक जगह इकट्ठा देख करके महमूद का दिल घबरा गया, बदन कांपने लगा, वजूद थर थर कांपने लगा, और उसे पुरानी फिल्मों की वो पूरी चीजें उसके दिलो दिमाग पे डिस्प्ले होने लगी। उसकी माँ की बेजा हुक्मरानी, बाप को दबाना, बाप को सताना, तरह तरह की बातें, ये सारी बातें उसके दिलो दिमाग में गूंजने लगी और वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। जो बात फैलने लगी, ससुर के पास बात पहुंची कि पता नहीं महमूद को क्या हो गया। ससुर आकर के बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन महमूद अपनी जबान से कुछ भी बोल न सका। ऐसा वो बिहेव करने लगा वहां पे, ऐसा वो सुलूक करने लगा जैसा कि वो गूंगा है, अभी मां के पेट से पैदा हुआ, बोलना तो जानता ही नहीं, बोलना तो इसने सीखा ही नहीं। तो साथियों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब आप फैसला करके बताएं कि महमूद इस लड़की की जिंदगी में इंटर तो किया लेकिन साथ निभा नहीं पाया, तो क्या महमूद ने इसके साथ अच्छा किया? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यह है कि महमूद की मां महमूद के सामने जो अपने बाप के ऊपर बेजा हुक्मरानी करती थी और वो सारे तशद्दुद ये देखता रहता और इसके दिलो दिमाग पे इतना गहरा असर डाल दिया कि औरत जाति से मुतनफिर कर दिया, तो इसके ज़हनो दिमाग में औरत जाति से नफरत, घिन पैदा करने वाली क्या उस मां की गलती है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। फिलहाल आपकी ये कहानी मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये कहानी और ये सारी बातें जो आपको बताई गई है बात समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने और अपने दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास शेयर कर देंगे, ताकि किसी का भला हो सके, मेरा भी भला हो जाए। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।